ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1051, नाजुक अंत, भाग 2। इवान, जो वर्तमान में काले बालों वाले एक साधारण योगिनी की तरह दिख रहा था, ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक विशाल पेड़ के खोखले तने के अंदर खड़ा था। खोखले पेड़ के तने के अंदर कुछ गुप्त संरचनाएं उकेरी गई थीं, जो टेलीपोर्टेशन संरचना को छिपा रही थीं, और पेड़ के तने के अंदर जाने या आने के लिए कोई प्रवेश द्वार नहीं था। इवान ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ कहा, क्या मुझे बाहर जाने के लिए इस पेड़ को तोड़ना होगा? और पेड़ के तने के बाहर देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। बाहर देखने पर उसने देखा कि वह जिस पेड़ पर था, वह वास्तव में जीवन शक्ति से भरा हुआ था और उस पर हजारों फूल खिले हुए हरे पत्तों से भरा हुआ था। इवान ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव के साथ कहा, इस पेड़ का तना पूरी तरह से खोखला है, लेकिन बाहर से ये जीवन शक्ति से भरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। इवान ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव के साथ कहा, और ये पुष्टि करने के बाद कि उसके आसपास कोई नहीं था, उसने पेड़ के तने को छोड़ने और बाहर आने के लिए अपने बूट्स ऑफ वर्ड गेजर के नेदर स्ट्राइड कौशल का उपयोग किया। मुझे नहीं पता कि एशले ने इस ट्रंक के अंदर संरचना बनाते समय क्या सोचा होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास टेलीपोर्ट करने का कौशल नहीं है, तो उसे पेड़ को तोड़ना होगा, जिससे टेलीपोर्टेशन संरचना खुले में रह जाएगी। इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह अपनी जगह से गायब हो गया और आसमान में ऊंचा दिखाई दिया। आसमान में ऊंचा दिखाई देने के बाद इवान ने देखा कि वह वर्तमान में एक विशाल जंगल के बीच में था, और अपनी असाधारण आंखों से जो हजारों किलोमीटर दूर देख सकती थी, वह जंगल का अंत नहीं देख पा रहा था। जैसा कि दक्षिणी क्षेत्र से उम्मीद की जाती है, जहां कल्पित बौनों का साम्राज्य स्थित है, ये जगह वास्तव में प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए एक स्वर्ग है। इवान ने अपने नीचे विशाल जंगल को देखते हुए खुद से कहा, ठीक है, मैं एल्वेनशाइन साम्राज्य में घूमने के लिए जाना पसंद करता, लेकिन अभी समय नहीं है। इवान ने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी, वह चमक उठी और पानी की बूंद के आकार का 50 मीटर लंबा एयरशिप उसके सामने प्रकट हुआ। एयरशिप का रंग जेट ब्लैक था और यह पीक रैंक 4 आर्टिफैक्ट की आभा छोड़ रहा था। हालांकि वह बूढ़ा चालाक आदमी परेशान करने वाला है, लेकिन उसके कनेक्शन वाकई उपयोगी हैं। इवान ने खुद से कहा, और उसने एयरशिप को देखते हुए संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। आमतौर पर उसके लिए कम समय में पीक रैंक 4 एयरशिप प्राप्त करना मुश्किल होता, लेकिन अलारिक के पास बहुत सारे कनेक्शन थे, इसलिए उसके लिए रैंक 4 एयरशिप प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। मैं इसका उपयोग करके बस कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य तक पहुंच सकता हूं, इवान ने कहा और अपना हाथ एयरशिप पर रख दिया। उस पर अपना हाथ रखने के बाद उसने अपने विश्वसार को उसमें डाला, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एयरशिप खुल गई और इवान अंदर आ गया। जैसे ही वह अंदर गया, एयरशिप उसके पीछे बंद हो गई और उसने खुद को एक बड़े हॉलवे में खड़ा पाया। यह जहाज वाकई बहुत बड़ा है। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके एयरशिप को स्कैन किया और पाया कि इसमें लगभग 100 किलोमीटर की जगह थी, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशिक्षण मैदान द्वारा घेरा गया था। इवान को एयरशिप के अंदर की जगह की बहुत परवाह नहीं थी और एक कदम आगे बढ़ा, तुरंत जहाज के नियंत्रण कक्ष में प्रकट हुआ। एयरशिप के पास अपनी खुद की आई इंटेलिजेंस थी, इसलिए नियंत्रण कक्ष में आने के बाद इवान बस कुर्सी पर बैठ गया और एआई को फ्रैगाइल लैंड की ओर बढ़ने के लिए कहा। NOWELL-BE-IN.C ओम। फ्रैगाइल लैंड फॉरबिडन लैंड के करीब बने शहर का नाम है। ये शहर स्टार सिटी से बहुत मिलता जुलता है, जो डार्क फॉरेस्ट के पास बना है। जैसे स्टार सिटी जो डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए इकट्ठा होने की जगह है, वैसे ही फ्रैगाइल लैंड फॉरबिडन लैंड में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए इकट्ठा होने की जगह है। हालांकि स्टार सिटी और फ्रैगाइल लैंड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फिर भी उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। डार्क फॉरेस्ट को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है, जैसे बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और अन्य, इसलिए कम स्तर के कोर रिवॉल्वर भी भाग्य की तलाश में डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश कर सकते हैं। इस वजह से आप स्टार सिटी में कई कम स्तर के कोर रिवॉल्वर पा सकते हैं। लेकिन फ्रैगाइल लैंड अलग है। निषिद्ध भूमि एक बहुत ही खतरनाक जगह है, न केवल राक्षसों और वहां रहने वाले लोगों के कारण, बल्कि इसके पर्यावरण के कारण भी। ऐसे बहुत कम निम्न स्तरीय कोर रिवॉल्वर हैं जो निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने का साहस रखते हैं, इसलिए फ्रैगाइल लैंड में इकट्ठा होने वाले अधिकांश लोग उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर हैं। रैंक 1 और रैंक 2 कोर रिवॉल्वर्स फ्रैगाइल लैंड में अल्पसंख्यक हैं और अधिकांश लोग रैंक 3 या उससे ऊपर के हैं। हालांकि मेरे पास जोडा है जो रैंक 4 के मध्य स्तर पर पहुंच गया है, फिर भी मुझे उस स्थान पर सावधान रहने की आवश्यकता है, इवान ने खुद से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह फॉरबिडन लैंड में सीधे प्रवेश करने के बजाय फ्रैगाइल लैंड जा रहा था, क्योंकि वह वहां जाने से पहले फॉरबिडन लैंड का नक्शा खरीदना चाहता था। ये पुष्टि करने के बाद कि एयरशिप फ्रैगाइल लैंड की ओर बढ़ रहा है, इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कोर पर ध्यान केंद्रित किया।
वह रैंक 2 के शिखर तक पहुंचने से बस थोड़ा दूर था, इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या वह फ्रैगाइल लैंड तक पहुंचने से पहले आगे निकल सकता है। रैंक 4 का शिखर एयरशिप बिजली की गति से आगे बढ़ा और इवान रैंक 2 के शिखर तक पहुंचने के लिए और अधिक विश्वसार को अवशोषित करता रहा। जब इवान आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, एलोरा उसके सोल स्पेस से बाहर आए और उसे व्यस्त देखकर वह किसी दिलचस्प चीज की तलाश में जहाज के चारों ओर घूमने लगी। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए और जहाज के आई ने इवान को सूचित किया कि वे फ्रेजाइल लैंड पर पहुंचने वाले हैं। आई की आवाज़ सुनकर इवान ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। मुझे बस 1 या 2 घंटे और साधना करनी है और मैं रैंक 2 के शिखर पर पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, उसने बड़बड़ाया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें एक विशाल जंगल के बीच में बना एक शानदार शहर दिखाई दे रहा था। तो यह फ्रेजाइल लैंड है, होह, इवान ने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया और जहाज के आई को आगे बढ़ना बंद करने का आदेश दिया। 1052 आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, भाग 1 NO well be in .com। ये देखकर कि वह फ्रेजाइल लैंड पर पहुंचने वाला था, इवान ने शहर से कुछ 100 किलोमीटर दूर हवाई जहाज को रोक दिया और एलोरा को वापस अपने आत्मा स्थान में बुला लिया। उसे बुलाने के बाद उसने एयरशिप को छोड़ दिया, उसे वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और खुद ही शहर की ओर उड़ गया। एक विशाल जंगल के बीच में इतना बड़ा शहर बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, खासकर जब जंगल के अंदर इतने सारे राक्षस छिपे हुए हों। इवान ने अपने सामने शहर को देखते हुए खुद से कहा। स्टार सिटी की तरह फ्रैगाइल लैंड में भी हज़ारों मीटर ऊंची ऊंची इमारतें थीं। अलग अलग प्रजातियों के लोग अंदर घूम रहे थे और भले ही वह शहर में प्रवेश नहीं कर पाया था, फिर भी वह कई कोर रिवॉल्वर्स की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। जल्द ही इवान शहर के गेट पर पहुंच गया और उससे कुछ दूरी पर उतरा। अलग अलग प्रजातियों के लोग लगातार शहर में आ जा रहे थे और भले ही शहर एक विशाल जंगल के बीच में था, लेकिन प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए बाहर कोई गार्ड नहीं खड़ा था। ठीक है, फ्रैगाइल लैंड में कई रैंक 5 कोर रिवॉल्वर हैं, इसलिए ये समझ में आता है कि लोग जंगल के राक्षसों के बारे में चिंतित नहीं हैं, इवान ने शहर में प्रवेश करते समय खुद से सोचा। एबिसल श्राउड की वजह से इवान की आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी और कोई भी यह नहीं देख सकता था कि वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 2 कोर रिवॉल्वर था। क्योंकि कोई भी उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों को यह अजीब नहीं लगा कि उसके जैसा रैंक 2 कोर रिवॉल्वर अकेले फ्रैगाइल लैंड में आया था। जैसे ही इवान शहर में दाखिल हुआ, उसे उपकरण, औषधि, सामग्री और कई अन्य सामान बेचने वाली विभिन्न प्रकार की दुकानों का नज़ारा दिखा। उसे जो बात अजीब लगी वह ये थी कि बेचे जा रहे अधिकांश उपकरण वास्तव में रैंक 3 के थे और कुछ तो रैंक 4 के भी थे। स्टार सिटी में रैंक 2 उपकरण भी बिकते देखना दुर्लभ है, लेकिन यहाँ लोग उन्हें गोभी की तरह बेच रहे हैं। इवान ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ सोचा। हालांकि जब उन्होंने इस बात पर विचार किया कि फ्रैजाइल लैंड में ज़्यादातर लोग रैंक 3 या उससे ऊपर के थे, तो ये समझ में आया कि वहाँ कई उच्च स्तरीय उपकरण थे। आखिरकार फ्रैजाइल लैंड में आने वाले लोग आमतौर पर निषिद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं और ऐसी खतरनाक जगह में प्रवेश करते समय अच्छे उपकरण होना ज़रूरी है। मुझे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ फोर्टिट्यूड पोशन और फॉरबिडन लैंड के लिए एक नक्शा खरीदने की आवश्यकता है, इवान ने मन ही मन कहा और थोड़ी देर चलने के बाद वह एक पोशन की दुकान पर आ गया। फॉरबिडन लैंड का वातावरण काफ़ी कठोर और हमेशा बदलता रहता था। फॉरबिडन लैंड में प्रवेश करने पर आप खुद को बर्फ से घिरी हुई जगह पर पा सकते हैं, जहां रैंक 3 और रैंक 4 के कोर रिवॉल्वर भी कुछ ही मिनटों में बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएंगे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वह बर्फ वाला क्षेत्र उबलते रेगिस्तान में बदल सकता है, जहां आप बिना कुछ किए जले हुए शव में बदल जाएंगे। फॉरबिडन लैंड के कठोर और हमेशा बदलते वातावरण से खुद को बचाने के लिए लोगों को फोर्टिट्यूड पोशन का उपयोग करना पड़ता है, जो उन्हें कठोर वातावरण से बचा सकता है। फोर्टिट्यूड पोशन एजिस फूलों का उपयोग करके बनाए गए विशेष पोशन हैं जो केवल फॉरबिडन लैंड के अंदर ही मिल सकते हैं। फोर्टिट्यूड पोशन के बिना कोर रिवॉल्वर के लिए फॉरबिडन लैंड का सुरक्षित रूप से पता लगाना बहुत मुश्किल है। फोर्टिट्यूड पोशन अलग अलग रैंक में आते हैं, रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक। पोशन की रैंक जितनी अधिक होगी, उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। हालांकि दुकानें केवल रैंक 1 से लेकर रैंक 3 तक के पोशन बेचती हैं, क्योंकि रैंक 4 और उससे ऊपर के एजिस फूल बहुत दुर्लभ हैं, जिससे उच्च स्तरीय पोशन बनाना मुश्किल हो जाता है। इवान को उच्च स्तरीय पोशन की बहुत अधिक परवाह नहीं थी, क्योंकि सीरोथ और अनास्तासिया से मिली जानकारी से वह जानता था कि रैंक 3 फोर्टिट्यूड पोशन का उपयोग करके वह फॉरबिडन लैंड के वातावरण में आसानी से जीवित रह पाएगा। उच्च श्रेणी के रैंक 3 फोर्टिट्यूड पोशन की कीमत बहुत अधिक थी, जो 20 मिलियन उच्च श्रेणी के एसेंस स्टोन तक पहुंच गई थी। हालांकि कीमत बहुत अधिक थी, फिर भी इवान ने उनमें से 5 खरीदे, 100 मिलियन एसेंस स्टोन खर्च किए। एक पोशन का प्रभाव 1 महीने तक रह सकता है, इसलिए मैं फॉरबिडन लैंड में 5 महीने तक रह सकता हूं, इवान ने खुद से कहा और पोशन की दुकान से चला गया।
वहां से निकलने के बाद वह शहर में कुछ देर घूमता रहा और आखिरकार उसे एक दुकान मिली जहां निषिद्ध भूमि के नक्शे बिक रहे थे। हालांकि निषिद्ध भूमि का वातावरण हमेशा बदलता रहता था और नक्शा बहुत उपयोगी नहीं था, फिर भी यह उसे वहां रहने वाली विभिन्न जनजातियों के क्षेत्रों को निर्धारित करने में मदद कर सकता था। साथ ही यह उसे निषिद्ध भूमि से और अधिक परिचित बना सकता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रवेश करने के बाद उसे कहां जाना चाहिए। हालांकि टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने उसे यूटोपिया की निषिद्ध भूमि पर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे विशेष रूप से यह निर्देश नहीं दिया था कि प्रवेश करने के बाद उसे कहां जाना चाहिए। नक्शा खरीदने के बाद इवान दुकान से बाहर निकला और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदकर फ्रैगाइल लैंड के निकास की ओर चल पड़ा। जब वह निकास की ओर जा रहा था तो उसने अचानक एक रैंक 3 बीस्टिकिन को चोटों से लथपथ देखा, जो कुछ लोगों से घिरा हुआ था। इवान उन्हें अनदेखा करने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि वे क्या बात कर रहे थे तो उसके कदम रुक गए और उसने उनकी बातचीत को गहरी दिलचस्पी से सुना। मैं सच कह रहा हूँ, स्टोन ट्राइब पागल हो गया है और अपने इलाके में सभी को रिवॉल्वर्स का शिकार कर रहा है, घायल बीस्टिकिन ने डर से भरी आवाज में कहा। हम 5 लोग थे जो उनके इलाके में घुसे थे, लेकिन उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले की वजह से मेरे साथ गए 4 लोग मारे गए। मैं अकेला ही बच पाया। बीस्टिकिन की बात सुनकर लोग दंग रह गए और उनमें से एक ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम पर हमला करने वाले स्टोनमैन की रैंक क्या थी? बीस्टिकिन ने सवाल सुनकर गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, कुल 3 स्टोनमैन थे जिन्होंने हम पर हमला किया। उनमें से 2 रैंक 3 के थे और आखिरी कम से कम शुरुआती स्तर रैंक 4 का था। 1053 तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, भाग दो। क्या तुम गंभीर हो? क्या स्टोन ट्राइब बहुत शांत नहीं है? एक मध्यम स्तर के रैंक 3 के व्यक्ति ने बीस्टिकिन की बात सुनकर संदेहास्पद स्वर में पूछा। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। कल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज स्टोन ट्राइब अचानक पागल हो गया और अपने क्षेत्र के सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, रैंक 3 के बीस्टिकिन ने घृणा भरी आवाज में कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति ने उनके क्षेत्र में कुछ ऐसा किया हो जिससे वे नाराज हो गए हों? एक शुरुआती स्तर के रैंक 3 के योगिनी ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अभी स्टोन ट्राइब के क्षेत्र में न जाएं, घायल बीस्टिकिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और वहां से चला गया। जब इवान ने उनकी बातचीत सुनी तो वह थोड़ा उदास हो गया। उन्हें जाते हुए देखकर वह भी फ्रेजाइल लैंड के निकास की ओर चलने लगा। पत्थर की जनजाति, हो, उसने मन ही मन सोचा और चलते हुए गहरी सोच में डूब गया। आने से पहले इवान ने निषिद्ध भूमि के बारे में जानकारी एकत्र की थी, इसलिए वह पत्थर की जनजाति के बारे में जानता था। उसके शोध के अनुसार पत्थर की जनजाति निषिद्ध भूमि की शीर्ष प्रजातियों में से एक थी। हालांकि वे बर्बर लोगों की तुलना में कमजोर थे, फिर भी वे दुर्जय थे और साधारण कोर इवॉल्वर्स द्वारा उनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। कई लोगों का मानना था कि अगर उनकी संख्या कम न होती तो स्टोन जनजाति निषिद्ध भूमि में प्रमुख प्रजाति हो सकती थी। जबकि निषिद्ध भूमि में सैकड़ों हजारों बर्बर लोग थे, पत्थर की जनजाति के सदस्यों की संख्या 50,000 से ज्यादा नहीं थी, जो यूटोपिया की अन्य प्रजातियों की तुलना में बहुत कम थी। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन निषिद्ध भूमि में पहले से ही कुछ हुआ है। इवान ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ सोचा। उसे लगा कि जहाँ भी वह जाता है मुसीबत उसका पीछा करती है। ठीक है, ये देखते हुए कि मेरे वंश का नाम डूमब्रिंगर है और मेरा शीर्षक द कर्स्ड वन है, ये बिल्कुल सामान्य है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अराजकता फैल जाती है, उसने धीमी आवाज में कहा और जल्द ही शहर छोड़ दिया। शहर छोड़ने के बाद उसने तुरंत अपना एयरशिप नहीं निकाला। इसके बजाय वह शहर से बहुत दूर चला गया। काफी दूरी बनाने के बाद वह रुक गया और उदासीन भाव से पीछे देखा। तुम लोग अब बाहर क्यों नहीं आते? जब इवान बोल रहा था तो जंगल में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जल्द ही पेड़ों की सरसराहट की आवाज शांत वातावरण में गूंज उठी और 4 लोग उभरे, जिन्होंने इवान को चारों तरफ से घेर लिया। इवान ने अपने आसपास के व्यक्तियों को देखा और देखा कि 2 रैंक 2 के शिखर पर थे। एक शुरुआती स्तर का रैंक 3 था और अंतिम मध्य स्तर का रैंक 3 था। जब इवान ने शीर्ष रैंक 2 कोर इवॉल्वर्स में से एक को देखा तो उसे पहचानते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह ऑक है जो मैप शॉप में था, इवान ने मन ही मन कहा। भले ही आप सिर्फ एक मध्यम स्तर के रैंक 2 कोर इवॉल्वर हैं, लेकिन आपकी इंद्रियां इतनी तेज हैं कि आप हम चारों को आपका पीछा करते हुए देख सकते हैं। पीक रैंक 2 ऑक, जिसे इवान ने पहचाना, अपने चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान के साथ बोला। जब इवान ने ऑक की आवाज सुनी तो उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आंखों में हत्या के इरादे चमक उठे। आपने मेरी रैंक कैसे पता की? उसने एबिसल श्राउड ईयरिंग पहनी हुई थी। इसके प्रभाव के कारण एक सामान्य रैंक 6 कोर इवॉल्वर भी उसकी रैंक नहीं समझ सकता था। ऑक की आवाज सुनकर वह चिंता में पड़ गया कि उनके पास कुछ ऐसा हो सकता है जो एबिसल श्राउड के प्रभाव का मुकाबला कर सके।
अगर उनके पास वास्तव में कुछ ऐसा है जो एबिसल श्राउड का मुकाबला कर सकता है, तो ये परेशानी भरा होगा क्योंकि इसकी सुरक्षा के बिना लोग अपने कौशल या कलाकृतियों का उपयोग करके मुझे ढूंढ पाएंगे, इवान ने सोचा और अपने शरीर के अंदर विश्वसार को तेज गति से प्रसारित करना शुरू कर दिया। इवान के सवाल पर ऑक ने खलनायक की तरह हंसा और मजाक करते हुए जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं जो एक ऐसी कलाकृति के साथ फ्रेजाइल लैंड पर आते हैं जो उनकी आभा को छिपा सकती है? आपके रैंक को देखने के हमारे पास कई तरीके हैं। इवान ने ऑक की बात सुनकर भौहें सिकुड़ी लेकिन चुप रहा। इवान की चुप्पी देखकर ऑक ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भयावह आवाज में कहा, अब अगर तुम यहाँ से सुरक्षित निकलना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे सौंप दो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो मेरे पास है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रैंक 2 को रिवॉल्वर हूँ, इवान ने गंभीर स्वर में पूछा। इवान की बात सुनकर ऑक की आंखें ठंडी हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ बातचीत करने की स्थिति में हो? या तो तुम हमें अपना सब कुछ दे दो या हम तुम्हें मार देंगे और इसे अपने पास ले लेंगे। धमाका, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इससे पहले कि ऑक बोलना समाप्त कर पाता, एक तेज आवाज गूंजी और ऑक का सिर तरबूज की तरह फट गया, जिससे खून और मस्तिष्क पदार्थ सभी दिशाओं में फैल गए। एवन, जो अचानक ऑक के सामने आया था, ने अपना खून से सना हुआ हाथ वापस खींच लिया और उदासीन आवाज में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं अपने जवाब नहीं पा सकता? तुम अन्य 3 व्यक्ति ये देखकर दंग रह गए कि क्या हुआ, और उनकी आंखें भय से चमक उठी क्योंकि वे ठीक से नहीं देख पा रहे थे कि इवान कैसे आगे बढ़ा था। एवन जानता था कि वह अभी भी नाजुक अंत के बहुत करीब था और किसी भी अनावश्यक ध्यान को आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए शीर्ष रैंक 2 ऑक को मारने के बाद वह तुरंत दूसरे शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर की ओर बढ़ गया। हालांकि दोनों रैंक 3 को रिवॉल्वर इवान की पिछली कार्रवाई से दंग रह गए थे, इस बार उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया की और कोशिश की कि वे उसे मार दें, उसे रोको, लेकिन अचानक स्लैश 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 दोनों रैंक 3 को रिवॉल्वर्स के शरीर से दसियों रक्त तलवारें निकलने पर कटने की आवाजें गूंज उठीं। उनकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और इससे पहले कि वे समझ पाते कि उनका अपना रक्त तलवारों में क्यों बदल गया जिसने उनके शरीर को नष्ट कर दिया, वे जमीन पर गिर गए। उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जब रैंक 3 को रिवॉल्वर्स जमीन पर मर रहे थे तो शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर की गर्दन पर एक लाल रेखा दिखाई दी और अगले ही सेकंड थप थप लाल रक्त निकला और उसका सिर एक धमाकेदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। इवान शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर के पीछे दिखाई दिया और अपना हाथ लहराया, जिससे उसके हाथ पर लगे हवा के ब्लेड से खून बह गया। चारों को रिवॉल्वर्स को मारने के बाद इवान यहीं नहीं रुका और जल्दी से जोडा को वापस बुलाया, जिसे उसने पहले छोड़ा था। उसे वापस बुलाने के बाद उसने चारों व्यक्तियों के शवों को दूर रखा और जल्दी से वहां से चला गया। उसे डर था कि कहीं फ्रेगलैंड से किसी ने उनकी छोटी सी लड़ाई को न भांप लिया हो। सौभाग्य से उसके पीछे कोई नहीं आया। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो इवान ने अपना एयरशिप निकाला और फॉरबिडन लैंड की ओर चल पड़ा। अपने रास्ते पर चलते हुए उसने शीर्ष रैंक 2 ऑक का शव निकाला और अपने कौशल का इस्तेमाल किया। छाया पुनरुत्थान पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो पावर स्टोन्स के साथ वोट करें। 0_राइटर। अध्याय 1054 आने वाली मुसीबत। अरे, तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिली? इवान ने अपने हाथ में एक छोटा सा आईना देखते हुए अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ छाप दिया। हमने इसे कुछ साल पहले निषिद्ध भूमि में पाया था, शीर्ष रैंक 2 ऑक, जिसे इवान ने एक छाया मरे में बदल दिया था, ने सम्मानजनक आवाज में उत्तर दिया। अरे, फ्रेगाइल लैंड में दर्जनों मैप शॉप हैं, लेकिन मेरी खराब किस्मत ने मुझे उसकी दुकान में ले जाना पड़ा, इवान ने अपनी भौहें रगड़ते हुए उदास होकर कहा। यह मेरे डूम ब्रिंगर वंश के कारण होना चाहिए जो मेरी किस्मत को कम करता है। पिछले 2 महीनों से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, इसलिए यह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरे साथ गड़बड़ करने का फैसला किया। उसने जोर से आह भरी और असहाय होकर अपने हाथ में आईने को देखा। सोचना कि यह सस्ता ऑक निषिद्ध भूमि में इस तरह की कलाकृति पा सकता है। रियलिटी मिरर मध्य स्तर रैंक 5 सक्रिय होने पर रियलिटी मिरर 10 से 5000 मीटर के क्षेत्र में एक क्षेत्र बनाता है। क्षेत्र के भीतर मध्य स्तर रैंक 5 से नीचे के सभी आर्टिफैक्ट एक निश्चित अवधि के लिए अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं। आर्टिफैक्ट का स्तर जितना कम होगा, उसे अपना कार्य फिर से प्राप्त करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। रियलिटी मिरर को पकड़े हुए दिन में 3 बार आप उन लोगों पर मूल्यांकन कौशल का उपयोग कर सकते हैं जो रियलिटी मिरर द्वारा बनाए गए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ताकि उनकी स्थिति विंडो देख सकें और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। एबिसल श्राउड एक मध्य स्तर रैंक 4 आर्टिफैक्ट है, इसलिए जब मैं उस शापित दुकान में गया तो इसने काम करना बंद कर दिया होगा, इवान ने एक आह भरते हुए कहा। उसे सिरदर्द होने लगा।
वह दुकान के अंदर रुका था, जो रियलिटी मिरर द्वारा बनाए गए क्षेत्र में ढकी हुई थी, लेकिन उस मिनट के दौरान उसके एबिसल श्राउड ने काम करना बंद कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई उस दौरान किसी कलाकृति या कौशल का उपयोग करके उसे खोज रहा होता तो निश्चित रूप से उसका स्थान मिल जाता। हालांकि संभावनाएं अधिक नहीं हैं, फिर भी यूटोपिया में कई कलाकृतियां हैं जो 24/7 लोगों की खोज कर सकती हैं। जब एबिसल श्राउड ने पहले अपना प्रभाव खो दिया था, तो किसी ने मेरा स्थान पा लिया होगा। इवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सोचा। मुझे बस उम्मीद है कि इन कमीनों की वजह से कोई बड़ा बॉस मेरे पीछे नहीं आएगा, उसने कहा और शीर्ष रैंक 2 ऑक को वापस अपने छाया भंडारण में लात मारी। ऑक को अपने छाया भंडारण में लात मारने के बाद उसने एयरशिप मैप की जांच की और देखा कि उसे निषिद्ध भूमि तक पहुंचने में 1.5 घंटे लगेंगे। चलो रैंक 2 के शिखर पर पहुंचते हैं ताकि अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो मेरे पास थोड़ी अधिक शक्ति हो, इवान ने गहरी सांस लेते हुए और बैठते हुए कहा। उसकी छाया थोड़ी हिली और उसके चारों ओर बड़ी संख्या में सार पत्थर दिखाई दिए। जैसे जैसे सार पत्थर दिखाई दिए, आसपास के वातावरण में विश्व सार का घनत्व बढ़ता गया और इवान ने इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। एल्वेनशाइन साम्राज्य के भीतर कहीं लंबे सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत महिला योगिनी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। योगिनी ने अपनी हरी आंखों को अपनी दाईं ओर घुमाया। उसकी नज़र एक क्रिस्टल ऑर्ब पर पड़ी जो चमक रहा था, एक चिन्हित स्थान दिखा रहा था। चमकते हुए ऑर्ब को देखकर एलिस्ट्रा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से खड़ी हो गई। अरे, उस कमीने ने आखिरकार दिखने का फैसला कर लिया, उसने जोर से चिल्लाया और तुरंत क्रिस्टल ऑर्ब उठा लिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। उसने ऑर्ब पर दिखाए गए स्थान को ध्यान से देखा और ये देखने के बाद कि वह कहाँ था, उसकी हरी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वह कमीना भी उत्तरी क्षेत्र में है, उसने धीमी आवाज में कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने चिन्हित स्थान को करीब से देखा और ये देखने के बाद कि वह नाजुक छोर पर था, उसने कुछ नहीं कहा और सुनहरे प्रकाश की एक किरण में बदल गई, सीधे नाजुक छोर की ओर बढ़ गई। जब वह उड़ रही थी तो उसके हाथ में चमकता हुआ क्रिस्टल अचानक मंद हो गया और काम करना बंद कर दिया। एलिस्टरिया रुक गई और अपनी भौं ऊपर करके क्रिस्टल के गोले को देखने लगी। वह कमीना, क्या उसे पता चल गया कि मैं आ रही हूं, और एक बार फिर छिप गई। उसने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बड़बड़ाया क्योंकि उसने क्रिस्टल के गोले द्वारा दिखाए गए अंतिम स्थान को देखा और कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद वैसे भी नाजुक छोर पर जाने का फैसला किया। हालांकि एल्वेनशाइन साम्राज्य फ्रैगाइल लैंड से काफी दूर था, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करते हुए एलिस्ट्राया 2 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच गई। फ्रैगाइल लैंड पर पहुंचने के बाद वह तुरंत क्रिस्टल ऑर्ब पर दिखाए गए अंतिम स्थान का अनुसरण करती हुई उस मैप शॉप पर पहुंची जहां इवान ने फॉरबिडन लैंड का मैप खरीदा था। मैप शॉप को देखते हुए एलिस्ट्राया के चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। क्या वह फॉरबिडन लैंड में प्रवेश करने की योजना बना रहा है? उसने मन ही मन सोचा और दुकान में प्रवेश कर गई। 5 मिनट बाद एलिस्ट्राया दुकान से बाहर निकली और भावहीन चेहरे के साथ बाहर की ओर चली गई। मैप शॉप के अंदर 5 ऑक अपने अपने स्थान पर शांत भाव के साथ बैठे थे। हालांकि उनके चेहरे पर एक शांत भाव था, लेकिन जो कोई भी उन्हें देखता वह बुरी तरह डर जाता क्योंकि उनके शरीर में कोई जीवन शक्ति नहीं थी। तो इन बेवकूफ ऑक ने उसे लूटने की कोशिश की हो। एलिस्ट्राया ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्य के साथ खुद से सोचा। उसी समय उसे रियलिटी मिरर के बारे में जानकारी याद आई जो उसे ऑक्स से मिली थी। उसने अपने पीछे आने वाले ऑक्स को मारने के बाद रियलिटी मिरर ले लिया होगा, उसने धीमी आवाज में कहा और निषिद्ध भूमि की दिशा में देखा। चूंकि उसने निषिद्ध भूमि का नक्शा खरीदा था और नाजुक छोर पर आया था, इसलिए वह निषिद्ध भूमि पर जाने की योजना बना रहा होगा, उसने सोचा और तेज गति से निषिद्ध भूमि की ओर उड़ते हुए सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई। तारांकन तारांकन तारांकन। एयरशिप में इवान जहाज के नियंत्रण कक्ष में बैठा था और उसने पहले जो बड़ी मात्रा में एसियन स्टोन निकाले थे वे सभी गायब हो गए थे। उसके शरीर के भीतर प्राइमोडियल मोनाक कोर तेजी से घूम गया और उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त शक्ति प्रवाहित हुई। इवान ने ऊर्जा को अपने कोर की ओर निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ मिनटों के बाद बूम, उसके शरीर से एक धमाकेदार आवाज आई और इवान का कोर रैंक 2 के शिखर पर पहुंच गया। अध्याय 1055 मेरी किस्मत बहुत खराब है। नाम इवान एजरोथ। जाति एल्थारॉन। आपकी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 62%। रैंक 2 का शिखर। रक्तरेखा डूमब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत दूसरा चरण। शक्ति 1953 632। चपलता 1933 654। धीरज 2050 जोड़ 2050 शासक के अधिकार का प्रभाव 640। विश्वसार 2154 704। सहन शक्ति 2061 659। बुद्धिमत्ता 1920 जोड़ 192 झूठे पूर्वज शीर्षक का प्रभाव 620।
आदिम छाया ऊर्जा 3500-1500। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 30.03%। बंधी हुई ज्वाला प्रिज्मीय अग्नि, आत्मा का हथियार, विनाश का हलबर्ड। इवान ने अपनी स्थिति विंडो को देखा और अपने स्टेट पॉइंट्स में भारी वृद्धि देखकर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। अब मैं निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने में थोड़ा अधिक आश्वस्त हूं, उसने आह भरते हुए कहा और अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी। स्टेटस विंडो बंद करने के बाद उसने एयरशिप के नक्शे को देखा और पाया कि वह निषिद्ध भूमि पर पहुंचने वाला था। बस 10 मिनट और उसने धीमी आवाज में कहा और कंट्रोल रूम से बाहर निकलकर एयरशिप के लिविंग रूम की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह लिविंग रूम के पास पहुंचा, स्वचालित दरवाजा अपने आप खुल गया और इवान ने देखा कि एलोरा एक सोफे पर बैठी हुई है और उसके सामने तैरती हुई एक बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन पर गेम खेल रही है। एलोरा को गेम खेलते हुए देखकर इवान एक पल के लिए हतप्रभ रह गया, लेकिन जल्द ही वह अपने होश में आ गया और उसकी ओर चल पड़ा। मैं भी अपनी जिंदगी में चल रही गंदी चीजों का ख्याल रखने के बाद बिना किसी चिंता के गेम खेलूंगा, उसने खुद से कहा और एलोरा के पास बैठ गया। यूटोपिया में कई दिलचस्प गेम थे, जिनमें मेचेड्रॉइड्स द्वारा बनाए गए फुल डाइव गेम भी शामिल थे। इवान को उनके बारे में काफी समय से पता था, लेकिन उसे उन्हें खेलने का कभी मौका नहीं मिला। वह मुझे धरती पर मेरे ओटाकू दिनों की याद दिला रही है, जहां मुझे अपनी पहचान के कारण किसी पागल मजबूत बड़े बॉस के मेरे पीछे आने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, इवान ने मन ही मन कहा और एलोरा के सिर को थपथपाया, जो पूरी तरह से खेल खेलने में मग्न थी। क्या तुमने खाना खाया है? उसने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए नर्म आवाज में पूछा, जहां एक मोटा आदमी अपने हाथ में एक बड़ी चॉकलेट स्टिक पकड़े इधर उधर भाग रहा था। यहां तक कि वह जो खेल खेल रही है वह भी खाने से संबंधित है। इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ सोचा, आश्चर्य करते हुए कि वह खाने के प्रति इतनी जुनूनी क्यों थी। इवान का सवाल सुनकर एलोरा ने खेल को रोक दिया और ध्यान से रिमोट नीचे रख दिया, जैसे कि उसे इसे तोड़ने का डर हो। मैं पिता का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। चलो साथ में खाते हैं। एलोरा की बात सुनकर इवान ने उसे एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखा और रुमाल से उसका चेहरा पोंछा। तुमने कुछ नहीं खाया हो? उसने उसके मुंह से पोंछे गए तेल के दाग दिखाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। NOWELL-BE-IN.C-OM। एलोरा की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक भाव दिखाई दिया जो कह रहा था कि मैं ये कैसे भूल गई। इवान ने एलोरा के अविश्वास भरे चेहरे को देखकर हंसते हुए उसके गालों को चुटकी से दबाया। यह अच्छा है कि तुमने पहले ही खा लिया है। हम अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए चलो, उसने कहा और उसे सोफे से उठाया। हम पहुंचने वाले हैं। इवान की बात सुनकर एलोरा की आंखें चमक उठीं। इवान एलोरा को कंट्रोल रूम में ले आया और एयरशिप की स्क्रीन से वे अपने सामने क्षितिज को हल्के भूरे रंग में बदलते हुए देख सकते थे, जिसमें बड़े रेत के तूफान आसमान तक पहुंच रहे थे और उनका दृश्य स्पष्ट कर रहे थे। नीला आकाश धूल के बादलों के कारण भूरे रंग में रंगा हुआ था और अपने कौशल का उपयोग करने के बाद भी इवान रेत के तूफान से परे नहीं देख सकता था। तो वर्तमान में निषिद्ध भूमि में रेत का तूफान चल रहा है। इवान ने संकुचित आंखों से बड़बड़ाया और एक फोर्टिट्यूड पोशन निकाला जो उसने फ्रैगाइल एंड में खरीदा था। उसने पोशन पी लिया और उसी समय अपने रूप को एक एल्फ से बदलकर काले बालों, काली आंखों और औसत दिखने वाले अंडाकार चेहरे वाले एक सामान्य दिखने वाले इंसान में बदल दिया। उसने अपना रूप फिर से बदलने का कारण फ्रैगाइल एंड में जो हुआ था वह था, अगर कोई व्यक्ति एबिसल श्राउड के काम करना बंद करने के दौरान सफलतापूर्वक उसका स्थान पा लेता है, तो उसके लिए शहर में इस्तेमाल किए गए उसी रूप का उपयोग करना खतरनाक होगा। कुछ ही मिनटों में एयरशिप निषिद्ध भूमि के किनारे पर पहुंच गई और भले ही वह एयरशिप के अंदर था, इवान रेत के तूफान की शक्ति को महसूस कर सकता था। एलोरा, एक बार जब हम निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर जाते हैं तो जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता तुम बाहर नहीं आ सकती, ठीक है? एयरशिप छोड़ने से पहले इवान ने एलोरा को देखा और गंभीर आवाज में बोला। हालांकि एलोरा अपनी आत्मा के स्थान से बाहर आने के बाद एक पारदर्शी शरीर वाली एक सामान्य लड़की की तरह दिख रही थी, फिर भी वह एक मूल ग्रेड आत्मा हथियार थी और इवान को डर था कि उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर उसकी विसंगति को पहचान लेंगे। उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर के लिए एलोरा एक चलता फिरता खजाना था, इसलिए उसके बारे में पता चलने के बाद वे निश्चित रूप से उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और इवान उनमें से किसी से भी निपटना नहीं चाहता था। निषिद्ध भूमि पर आने का उसका मुख्य लक्ष्य कुछ सवालों के जवाब पाना था जो टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा उसे नहीं दे पा रही थी, इसलिए वह सभी अनावश्यक परेशानियों से बचना चाहता था। जब एलोरा ने इवान का गंभीर चेहरा देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और वापस उसके आत्मा स्थान में चली गई। एक बार जब एलोरा उसके आत्मा स्थान में वापस चला गया तो उसने हवाई जहाज को छोड़ दिया, उसे अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया और निषिद्ध भूमि के किनारे पर उतरा, अपने सामने विशाल रेत के तूफान को देखते हुए। यहाँ कुछ नहीं है, इवान ने रेत के तूफान में कदम रखते ही गहरी सांस लेते हुए कहा। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी दृष्टि घूम गई और चक्कर ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया।
लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ सामान्य हो गया और इवान ने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया। जैसे ही उसने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया, उसने चारों ओर देखा और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया, भाड़ में जाओ, मेरी किस्मत बहुत खराब है। अध्याय 1056 सोल स्लेयर वॉराट्स भाग 1। अरे, मेरी किस्मत में क्या गड़बड़ है, मैंने इस बकवास के लिए साइन अप नहीं किया। इवान ने अपने सामने काले धातु के पिंजरे को देखते हुए मन ही मन कोसा। पिंजरे के अंदर 1 मीटर लंबा ग्रे प्राणी था। प्राणी पूरी तरह से पत्थर से बना था, उसके चेहरे, हाथों और पैरों सहित पूरे शरीर पर दरारें थीं, जिससे वह एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। अगर उसके चेहरे पर 2 गोल आंखें नहीं होती जो लगातार झपक रही थीं, तो इवान को लगता कि यह पिंजरे में फंसी एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति है। पिंजरे के अंदर फंसा हुआ छोटा प्राणी स्पष्ट रूप से एक पत्थर का आदमी था और इसे देखते ही इवान को तुरंत वह बातचीत याद आ गई जो उसने फ्रैगलैंड में सुनी थी। मुझे मत बताओ कि स्टोन ट्राइब सभी पर हमला कर रहा है क्योंकि इस आदमी को किसी ने अगवा कर लिया था। उसने सिरदर्द महसूस करते हुए सोचा। वह जानता था कि निषिद्ध भूमि एक अजीब जगह है जहां प्रवेश करने पर लोगों को एक बेतरतीब स्थान पर फेंक दिया जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की जगह पर पहुंच जाएगा। पत्थर के आदमी को देखकर इवान के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि उसे किसी ने पीटा और अपहरण कर लिया है, और चूंकि वह पत्थर के आदमी के सामने आया था, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसका अपहरण करने वाले लोग आसपास ही थे। मुझे मुसीबत के आने से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, इवान ने मन ही मन सोचा और भागने वाला था। दुर्भाग्य से यह उसका दिन नहीं था और जैसे ही उसने भागने के बारे में सोचा, 3 व्यक्तियों ने अचानक उसे घेर लिया। रेत का तूफान भड़क उठा और तेज हवा, तेज रेत के कणों से भरी हुई सुनामी की तरह आगे बढ़ी। इवान रेत के तूफान के बीच में खड़ा था, 3 व्यक्तियों से घिरा हुआ था और अपना माथा रगड़ रहा था। मुझे ड्रार्ड्स की बंद दुनिया को छोड़ने से पहले एक ज्योतिषी से मिलना चाहिए था। उसने एक गहरी सांस ली और उन 3 व्यक्तियों को देखा जो उसे संदेह से देख रहे थे। तुम कौन हो? हरे रंग की त्वचा, पूरे शरीर पर पीले रंग के धब्बे और छिपकली के सिर वाला एक 6 फुट लंबा प्राणी ठंडी आवाज में पूछा। उसकी पीठ से एक लंबी पूंछ फैली हुई थी और उसने अपने पंजे जैसे हाथों में एक तेज भाला पकड़ रखा था। एक छिपकली आदमी। इवान ने प्राणी को पहचाना और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अन्य 2 व्यक्तियों को देखा और पाया कि एक बाघ जैसी विशेषताओं वाला एक बीस्टिकिन था और आखिरी एक एल्फ था। मैं उनकी रैंक नहीं समझ सकता। इवान के सामने मुख्य समस्या ये थी कि उसकी तरह तीनों व्यक्ति अपनी रैंक छिपाने के लिए किसी तरह की कलाकृति का उपयोग कर रहे थे, इसलिए वह उनकी शक्ति के स्तर के बारे में निश्चित नहीं था। चलो पहले पानी का परीक्षण करते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और बोलने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कृपया मुझे बचाओ, काले पिंजरे में फंसे पत्थर के आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। इवान का चेहरा तब खराब हो गया जब उसने पत्थर के आदमी की आवाज सुनी और उसने देखा कि छिपकली आदमी और बाकी लोग उसके प्रति बेहद ठंडे हो गए हैं। छिपकली आदमी और बाकी लोगों ने इवान पर हमला क्यों नहीं किया? इसका एकमात्र कारण ये था कि वे भी उसकी रैंक नहीं देख पा रहे थे। छिपकली आदमी और बाकी लोगों से आ रही जानलेवा आभा को महसूस करते हुए इवान को लगा कि पत्थर के आदमी को मार दिया जाए, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। देखो, मेरा तुम्हारे काम में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ गलती से आया हूँ, इसलिए मैं इसकी सराहना करूंगा अगर तुम मुझ पर अपनी हत्या की मंशा को छोड़ दो और हम सब अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। न तो वह घबराया हुआ लग रहा था, जिससे वह कमजोर दिखाई देता, न ही अभिमानी, जिससे छिपकली आदमी और बाकी लोग क्रोधित हो जाते। इवान के शांत व्यवहार को देखकर तीनों व्यक्तियों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बॉस, हम उसे जाने नहीं दे सकते। अगर हम उसे जाने देंगे और वह दूसरों को हमारे बारे में बताएगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाघ की शक्ल वाले बीस्टिकिन ने छिपकली और योगिनी को ध्वनि संचार भेजा। वह सही कह रहा है मालिक। एक बार जब स्टोन ट्राइब को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वे हमें खोज लेंगे। योगिनी ने भी बीस्टिकिन से सहमति जताई और गंभीर स्वर में कहा। अपने अनुचरों की बात सुनकर छिपकली ने कुछ नहीं कहा और इवान को एक विचारशील भाव से देखा। हालांकि वे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके भावों से इवान को पता चल रहा था कि वे संवाद करने के लिए ध्वनि संचार का उपयोग कर रहे थे। ऐसा नहीं लगता कि यह मामला आसानी से खत्म होने वाला है, उसने खुद से सोचा और रियलिटी मिरर को सक्रिय कर दिया, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसने छिपकली और अन्य लोगों को ढक लिया। जिस क्षण मैदान ने उन्हें ढक लिया, उनकी रैंक को छिपाने वाली कलाकृतियां काम करना बंद कर देती हैं और इवान उनकी रैंक को पहचानने में सक्षम हो जाता है। स्पष्ट करने के लिए, जो व्यक्ति रियलिटी मिरर को सक्रिय करता है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इवान का एबिसल श्राउड अभी भी काम कर रहा है। लिजिडमैन एक मध्यम स्तर रैंक 4 है, एल्फ एक शुरुआती स्तर रैंक 4 है और बीस्टिकिन रैंक 3 के शिखर पर है। इवान ने अंदर से आह भरी, यह महसूस करते हुए कि निषिद्ध भूमि वास्तव में एक खतरनाक जगह थी।
बाहर एक भी रैंक 4 कोर इवॉल्वर को देखना दुर्लभ है, लेकिन निषिद्ध भूमि में प्रवेश करते ही उसका सामना उनमें से 2 से हो गया था। सौभाग्य से वे रैंक 5 नहीं हैं और मैं अभी भी उन्हें संभाल सकता हूं, उसने सोचा और राहत की सांस ली। जिस तरह से इवान रियलिटी मिरर के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाया जब इसने उसके एबिसल श्राउड को प्रभावित किया, उसी तरह लिजिडमैन और अन्य लोग भी वही थे और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इवान पहले से ही उनके रैंक को जानता था। बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? चलो उसे मार देते हैं और अपना स्थान बदल देते हैं। अगर वह रैंक 5 कोर इवॉल्वर होता तो वह इस तरह से व्यवहार नहीं करता और बहुत पहले ही हम पर हमला कर देता, बीस्टिकिन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ते हुए गंभीरता से कहा। जब लिजिडमैन ने बीस्टिकिन को सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोचा कि बीस्टिकिन सही था। हालांकि निषिद्ध भूमि कई उच्च रैंकिंग वाले कोर इवॉल्वर से भरी हुई थी, रैंक 5 के लोग अभी भी दुर्लभ थे और वे आमतौर पर इवान की तरह डरपोक व्यवहार नहीं करते थे। तो क्या मैं जा सकता हूं? हालांकि इवान पहले से ही उनके रैंक को जानता था, फिर भी वह यदि संभव हो तो संघर्ष से बचना चाहता था, इसलिए उसने फिर से पूछा। आप सही हैं, चलो उसे मार देते हैं और अपनी स्थिति बदल देते हैं, लेकिन सावधान रहें। अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो भाग जाओ, हमारी जान ज्यादा जरूरी है। छिपकली वाले ने अपनी आवाज भेजी और गहरी सांस ली। जिस क्षण छिपकली वाले ने संदेश भेजा, बीस्टिकिन की आंखों में एक जानवर जैसी चमक आ गई और वह तुरंत इवान की ओर दौड़ पड़ा। इवान अचानक हमले के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए जैसे ही बीस्टिकिन उसकी ओर दौड़ा, एलोरा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने धीरे से पुकारा। जैसे ही उसने कहा, उसके बाएं हाथ में एक काला हल्बर दिखाई दिया जो विनाश की सुनहरी आभा से चमक रहा था। उसने जल्दी से अपने शरीर को बाईं ओर घुमाया और हल्बर को अपनी पूरी ताकत से घुमाया। साथ ही उसने अपनी आदिम छाया ऊर्जा उसमें डाल दी, जिससे हल्बर के भीतर विनाश की शक्ति और भी मजबूत हो गई। काले हल्बर्ट को अपनी ओर आते देख बीस्टिकिन को संकट का गहरा एहसास हुआ और उसने हल्बर्ट को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। हल्बर्ट की तीखी धार कुल्हाड़ी की भारी धार से टकराए और अगले ही पल धमाका, एक विशाल विस्फोट ने आसपास के क्षेत्र से रेत के तूफान को उड़ा दिया और सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में जमीन फट गई। इवान ने हल्बर्ट के जरिए अपने शरीर में एक बहुत बड़ा बल महसूस किया और वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। हालांकि वह उड़ गया था, लेकिन हेल्बर्ट ने ज्यादातर बल को सोख लिया था, जिसकी वजह से इवान ने हवा में अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया और वह कुछ 100 मीटर दूर सुरक्षित रूप से उतर गया। दूसरी ओर बीस्टिकिन सिर्फ कुछ मीटर पीछे खिसका, लेकिन जब उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार को देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी कुल्हाड़ी की धार पर नसों जैसी सुनहरी रेखाएं तेजी से फैल रही थीं और बीस्टिकिन के कुछ कर पाने से पहले क्रैक 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 दरार की आवाज पूरे परिवेश में गूंज उठी और मध्य स्तर की तीसरी श्रेणी की कुल्हाड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। अध्याय 1057 सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स भाग 2। टाइगर की विशेषताओं वाले शीर्ष रैंक 3 बीस्टिकिन बोरिन ने अपने नष्ट हुए कुल्हाड़ी को अपने चेहरे पर हैरान भाव से देखा। ये यहाँ तक कि लिजिडमैन और एल्फ, जो रैंक 4 कोर इवॉल्वर्स थे, वे भी तब दंग रह गए जब उन्होंने इवान को सिर्फ एक हमले में मिड लेवल रैंक 3 कुल्हाड़ी को नष्ट करते देखा। जब कुल्हाड़ी नष्ट हो गई तो इवान को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। हेल्बर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन विनाश की भयानक ऊर्जा से भरा एक हथियार था। इसके अलावा रियलिटी मिरर द्वारा बनाए गए क्षेत्र के प्रभाव में बोरिन और अन्य लोगों के पास मौजूद सभी कलाकृतियां बेकार हो गईं, इसलिए उनके लिए उन्हें नष्ट करना बहुत आसान था। चून की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए इवान का उनमें से किसी को भी जाने देने का कोई इरादा नहीं था। शैडो वर्ल्ड, जबकि लिजिडमैन और अन्य अभी भी सदमे की स्थिति में थे, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने बात की, उसके पैरों से एक काली छाया फैल गई, जिसने तुरंत लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। एक बार जब इसने क्षेत्र को कवर कर लिया तो छाया आसमान की ओर उठी और एक विशाल काले गुंबद में बदल गई, जिसने सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया। छिपकली आदमी और अन्य लोगों ने काले गुंबद को देखा और उनके चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया से उनका संबंध पूरी तरह से टूट गया है। बॉस अंडरस्को इवान द्वारा एक ही झटके में उसकी कुल्हाड़ी नष्ट करने के बाद बोरिन घबरा गया और कांपती आंखों से छिपकली आदमी को देखने लगा। छिपकली आदमी ने बोरिन को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने इवान को देखा और एक पल के बाद शांत स्वर में बोला, आप सिर्फ एक पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर हैं, है न? हाँ। बोरिन और जोरविक, शुरुआती स्तर के रैंक 4 एल्फ, छिपकली आदमी की बात सुनकर दंग रह गए। तो क्या हुआ अगर मैं एक पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर हूं? इवान ने सपाट आवाज में पूछा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। इससे पहले जब उसने बोरिन के हमले को रोकने के लिए विनाश के हल्बर्ट का इस्तेमाल किया था तो उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा था, इसलिए उसकी आभा एक पल के लिए निकल गई थी। हालांकि जोरविक और बोरिन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन मध्य स्तर के रैंक 4 लिजिडमैन ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया।
इवान पहले से ही इन 3 लोगों को यहाँ रखने की योजना बना रहा था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि उन्हें उसकी रैंक का पता चल जाए। बॉस, क्या आप गंभीर हैं? बोरिन ने चौंकते हुए पूछा जब उसने सुना कि इवान सिर्फ एक पीक रैंक 2 को रिवॉल्वर था। लिजर्डमैन ने अपनी आंखों के कोने से बोरिन को देखा और गहरी आवाज में कहा, उसकी रैंक से मूर्ख मत बनो। भले ही वह सिर्फ एक रैंक 2 को रिवॉल्वर हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। इसके अलावा उसने इवान के हाथ में जेट ब्लैक हल्बर्ट को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह हथियार बहुत खतरनाक है। भले ही मैं एक मध्यम स्तर का रैंक 4 को रिवॉल्वर हूं, फिर भी मुझे इससे बहुत खतरा महसूस होता है। इवान ने जब लिजर्डमैन को बोरिन को याद दिलाते हुए सुना कि उसे सिर्फ उसकी रैंक की वजह से उसे कम नहीं आंकना चाहिए, तो उसने भौहें उठाईं और अंदर ही अंदर सिर हिलाया। उसे लगा कि कम से कम इस आदमी के पास दिमाग तो है। हालांकि उसे लगा कि लिजर्डमैन के पास अच्छा दिमाग है, लेकिन उसने उन्हें जाने देने की योजना नहीं बनाई, इसलिए उसने अपनी चाल चली। अचानक जमीन से एक काली आभा उभरी और शैडो वर्ल्ड की शक्ति का उपयोग करते हुए इवान तुरंत लिजर्डमैन और जोरविक से दूर टेलीपोर्ट हो गया और बोरिन को अपने साथ ले गया। इवान द्वारा बोरिन को ले जाने पर लिजर्डमैन और जोरविक के चेहरे बदल गए और वे उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे स्विश, एक खूनी आभा ने उनके आसपास के वातावरण को घेर लिया और खून की गंध ने उनके नथुनों पर हमला कर दिया। छिपकली आदमी और जोरविक ने अपने पीछे से एक शक्तिशाली आभा महसूस की और तुरंत चौंक कर पीछे मुड़े। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने बैंगनी जलती आंखों और खून से लाल आभा वाले एक काले राक्षस को उन्हें ठंडेपन से घूरते हुए देखा। आपको यहां से जाने की अनुमति नहीं है, जोडा ने ठंडेपन से कहा और उनके चारों ओर की जमीन खून में बदल गई, जिससे वे तीनों अंदर डूब गए। क्लैंग क्लैंग, फक, क्या हो रहा है? उस जगह से बहुत दूर जहां जमीन अचानक खून में बदल गई थी, धातु के धातु से टकराने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद बोरिन की डरी हुई आवाज आई, जो अपने तीखे बाघ जैसे पंजों का इस्तेमाल करके विनाश के हलबर्ड से खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। क्लैंग, विनाश का हलबर्ड एक बार फिर बोरिन के तीखे पंजों से टकराया और एक जबरदस्त बल ने बीस्टिकिन को दूर धकेल दिया, क्योंकि उसके तीखे धातु जैसे नाखूनों पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं, जो सामान्य रैंक 3 सामग्रियों से भी ज्यादा सख्त थीं। इवान ने बोरिन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया और अपना अथक हमला जारी रखा। धमाका धमाका धमाका, वे दोनों बिजली की गति से आगे बढ़े और एक सेकंड में सैकड़ों बार टकराए, जिससे गरजने वाले शॉकवेव पैदा हुए जिसने शैडो वर्ल्ड के भीतर सब कुछ उल्टा कर दिया। काले पिंजरे में फंसा छोटा पत्थर का आदमी एक डरे हुए खरगोश की तरह कांप उठा और भयभीत आंखों से युद्ध की दिशा में देखने लगा। अगर शैडो वर्ल्ड की शक्ति युद्ध के बाद के प्रभावों को दबाने के लिए नहीं होती, तो छोटा पत्थर का आदमी पहले ही नाजुक कांच की तरह बिखर चुका होता। विनाश के हलबर्ड द्वारा लाई गई शक्ति में वृद्धि वास्तव में भयानक है। मुझे पीक रैंक 3 को रिवॉल्वर का सामना करने के लिए शैडो पोजीशन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। इवान ने बोरिन की गर्दन पर वार करते हुए खुद से सोचा। एकमात्र समस्या प्राइमोर्डियल शैडो एनर्जी की उच्च खपत है, लेकिन मेरे वर्तमान भंडार के साथ मेरे लिए लंबे समय तक लड़ना मुश्किल नहीं है। हेलबर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ओरिजिन ग्रेड हथियार है और भले ही इवान जो इस्तेमाल कर रहा था वह केवल एक प्रतिकृति थी, फिर भी इसे काम करने के लिए प्राइमोर्डियल शैडो एनर्जी की आवश्यकता थी। शून्य और विश्वसार की अपनी वैचारिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए वह हेलबर्ड को ठीक से नहीं चला सका, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए उसे इसका उपयोग करते हुए लड़ते समय अपनी प्राइमोर्डियल शैडो एनर्जी पर निर्भर रहना पड़ा। क्लैंग, टूट गया। जैसे ही हेलबर्ड और बोरिन के तीखे पंजे एक बार फिर टकराए, एक टूटने की आवाज आई और बोरिन के तीखे नाखून नष्ट हो गए। आह, बोरिन दर्द से चिल्लाया और उसकी क्रूर आंखें गहरी पीली रोशनी से चमक उठी। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे पीक रैंक 2 को रिवॉल्वर ने पीछे छोड़ दिया है। मर जा, कमीने, वह अचानक चिल्लाया, दोनों हाथों से वार किया और एक भयानक क्रॉस के आकार का पवन ब्लेड बिजली की गति से इवान की ओर फेंका। इवान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि पवन स्लैश उसकी ओर आ रहा है और उसके हाथ में विनाश का हलबर्ड विनाश की एक भयानक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। टूट जाओ, उसने हल्की आवाज में कहा और बस अपनी ओर आ रहे क्रॉस के आकार के पवन स्लैश पर वार किया। पवन स्लैश और जेट ब्लैक हलबर्ड की नोक एक दूसरे के संपर्क में आए और अगले सेकंड पफ, पवन स्लैश हवा के झोंके की तरह उड़ गया और गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। क्या? बोरिन ये देखकर दंग रह गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इवान ने उसके हमले को इतनी आसानी से हल कर लिया है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया है। NOWELL-BE-IN.C अचानक बोरिन ने इवान की ठंडी आवाज सुनी और देखा कि वह दोनों हाथों से विनाश के हलबर्ड को पकड़े हुए है और उसकी नोक को आसमान की ओर इंगित कर रहा है। सम्मानित हो, क्योंकि हजारों सालों के बाद इस चाल का अनुभव करने वाले तुम पहले व्यक्ति हो, इवान ने ठंडी आवाज में कहा और विनाश का हलबर्ड काले सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा। वाह, इसकी नोक से काले सुनहरे प्रकाश की एक किरण निकली जो सीधे आसमान की ओर जा रही थी, मानो वह उसे भेदना चाहती हो।
हालांकि चूंकि इवान किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए किरण को शैडो वर्ल्ड के भीतर ही रखा गया। इसके बावजूद शैडो वर्ल्ड के बाहर उग्र रेत का तूफान अभी भी काले सुनहरे किरण की उपस्थिति के कारण कांप रहा था और एक पल के लिए शैडो वर्ल्ड के कुछ हजार किलोमीटर के भीतर सब कुछ घातक रूप से शांत हो गया। बोरिन को एक भारी दबाव महसूस हुआ और आसन विनाश की भावना ने उसके शरीर को जकड़ लिया। धीरे धीरे इवान ने हेल्बर्ट की स्थिति बदली और इसकी नोक बोरिन की ओर तान दी, जो भागना चाहता था लेकिन शक्तिशाली दबाव के कारण खुद को हिलने में असमर्थ पाया। जैसे ही इवान ने हेल्बर्ट की नोक को उसकी ओर तान दिया, बोरिन को महसूस होने वाला भय अपने चरम पर पहुंच गया और जब उसने इवान के अगले शब्द सुने तो उसका खून ठंडा हो गया। सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स फर्स्ट फॉर्म खोई हुई आत्माओं का भंवर। अध्याय 1058 दुर्भाग्य और पलायन भाग 1। जब इवान को कब्र से बाहर लाने के बाद विनाश के हल्बर्ट के बारे में जानकारी मिली तो उसे हल्बर्ट का सही तरीके से उपयोग करने का ज्ञान भी मिला। कब्र से बाहर आने के बाद बिताए गए 2 महीनों के दौरान शून्य की वैचारिक ऊर्जा की अपनी समझ को बढ़ाने के अलावा उसने हल्बर्ट तकनीकों का अभ्यास करने में भी काफ़ी समय बिताया। बुनियादी हल्बर्ट तकनीकों के अलावा उसे एक विशेष तकनीक के बारे में भी जानकारी मिली जिसे वह केवल विनाश के हल्बर्ट को पकड़े हुए ही निष्पादित कर सकता था। विशेष तकनीक का नाम था सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स। क्योंकि इवान द्वारा कब्र से निकाला गया विनाश का हल्बर्ट केवल एक प्रतिकृति था, न कि वास्तविक विनाश का हल्बर्ट, इसलिए उसे प्राप्त सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स अधूरे थे। इवान को नहीं पता था कि सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स में कितनी चालें हैं, लेकिन चूंकि उसके पास असली हेल्बर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं था, इसलिए उसे केवल पहली 3 चालों के बारे में जानकारी मिली। जैसे ही इवान ने सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की पहली चाल खोई हुई आत्माओं का भंवर इस्तेमाल किया, हेल्बर्ट की नोक से निकलने वाली काली सुनहरी रोशनी की किरण गायब हो गई और उसकी नोक पर एक छोटा काला सुनहरा रंग का घूमता हुआ भंवर बन गया। इवान ने हेल्बर्ट की नोक को बोरिन की ओर इशारा किया, अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया और हेल्बर्ट को अपने पीछे खींचकर छुरा घोंपने की मुद्रा में ले लिया। जब बोरिन ने हेल्बर्ट की नोक पर काले सुनहरे रंग का घूमता हुआ भंवर देखा तो उसका खून ठंडा हो गया और आसन कयामत की भावना ने उसके शरीर को घेर लिया। वह भागना चाहता था लेकिन एक शक्तिशाली बल उसके शरीर को बंद कर रहा था, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था या यहाँ तक कि अपने विश्वसार का उपयोग भी नहीं कर पा रहा था। इवान के कोर के भीतर की आदिम छाया ऊर्जा ने बेतहाशा मंथन किया और उसने विनाश के हल्बर्ट के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा डाली। एक पल में विनाश के हल्बर्ट ने इवान द्वारा डाली गई सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और इसकी नोक पर भंवर एक पल के लिए घूमना बंद हो गया। जिस क्षण भंवर घूमना बंद हुआ, इवान की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी और उसने बोरिन की दिशा में आगे की ओर वार किया। जब इवान ने आगे की ओर वार किया तो हल्बर्ट और भंवर ने कोई आवाज नहीं की। विनाश के हल्बर्ट की भयानक शक्ति ने बस अंतरिक्ष को चीर दिया। छाया दुनिया के अंदर का क्षेत्र अपना रंग खो बैठा, एक पल के लिए शुद्ध काला हो गया। हल्बर्ट की नोक पर भंवर खुद को अलग कर लिया और धीरे धीरे बोरिन की ओर बढ़ा, जो उसी स्थान पर खड़ा था, अपने चेहरे पर भय की भावना के साथ आने वाले मुट्ठी के आकार के काले सुनहरे भंवर को देख रहा था। बोरिन की आंखें भय से भर गई थीं और उसने भंवर को रोकने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जिस गति से बोरिन ने अपने हाथों को उठाया वह इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। छोटा घूमता हुआ भंवर बोरिन के सामने आ गया और इससे पहले कि वह अपना हाथ कुछ सेंटीमीटर भी ऊपर उठा पाता, वह उसकी छाती से टकराया और उसके शरीर के भीतर धंस गया। जिस क्षण भंवर उसके शरीर के भीतर धंसा, छाया जगत के भीतर का क्षेत्र, जो पूरी तरह काला हो गया था, सामान्य होने लगा और जल्द ही अपने रंग वापस पा लिया। हालांकि वह स्थान जहां से काला सुनहरा भंवर गुजरा था अभी भी पूरी तरह काला था, मानो उस क्षेत्र को किसी चीज ने निगल लिया हो। धप। खामोश छाया जगत के भीतर एक धप की आवाज सुनाई दी और बोरिन खोखली आंखों के साथ अपने घुटनों पर गिर गया, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका आभा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कुछ ही सेकंड में उसकी आभा बहुत नीचे गिर गई और अगले ही पल स्विश, उसके शरीर से एक रंगीन भंवर निकला और विनाश के हल्बर्ट के अंदर घुस गया। जिस क्षण रंगीन भंवर हल्बर्ट के अंदर डूबा, इवान ने हल्बर्ट की शक्ति को थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस किया और इसे पकड़े रहने से उसकी शक्तियों को जो बढ़ावा मिल रहा था वह थोड़ी मात्रा में मजबूत हो गया। एलोरा, क्या यह आत्मा तुम्हें खुद को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है? इवान ने हल्बर्ट द्वारा गोला निगल लिए जाने के बाद एलोरा से पूछा। यह आत्मा बहुत कमजोर है और ज्यादा मदद नहीं करेगी, एलोरा ने उसे सुनते ही तुरंत जवाब दिया। एलोरा की बात सुनकर इवान ने थोड़ा सोचा और एक पल बाद कहा, चूंकि यह आत्मा आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती तो इसे परिष्कृत न करें। हम सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की पहली चाल द्वारा एकत्रित आत्मा का उपयोग दूसरी चाल को निष्पादित करने के लिए कर सकते हैं, है न? हाँ, लेकिन पिता, यह आत्मा बहुत कमजोर है और आप ज्यादा आत्माओं को एकत्रित किए बिना दूसरी चाल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गया। इवान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी जब उसने सुना कि पीक रैंक 3 कोर रिवॉल्वर की आत्मा भी सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की दूसरी चाल को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
ठीक है, इस तथ्य को देखते हुए कि दूसरी चाल रैंक 4 कोर रिवॉल्वर को भी धमकी देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इवान ने खुद से सोचा और अपना सिर हिलाया। NOWELL-BE-IN.C ओम। एलोरा, उसकी आत्मा को नष्ट मत करो और उसे अभी के लिए रहने दो, उसने कहा और बोरिन की ओर चल दिया। ठीक है पिता, एलोरा ने इवान और विनाश के हलबर्ट को उसके हाथ से गायब होते हुए सुनकर कहा। इवान बोरिन के सामने आया और उसने देखा कि यद्यपि उसकी आभा बहुत नीचे गिर गई थी और उसने अपनी आत्मा खो दी थी, फिर भी उसके शरीर के भीतर जीवन शक्ति थी। अगर मैं उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस नहीं करता तो उसके शरीर में बची हुई कमजोर जीवन शक्ति जल्द ही गायब हो जाएगी, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा और बोरिन की खोखली आंखों को देखा। अब जब उसने अपनी आत्मा खो दी है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या ट्रंक कुन उसके शरीर के अंदर एक नई आत्मा पहुंचाएगा, उसने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ कहा। अगर वास्तव में उसके शरीर के अंदर एक नई आत्मा पहुंचाई जाती है तो क्या वह स्वर्ग का पुत्र, भाग्य का पुत्र या ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा। हालांकि इवान वास्तव में देखना चाहता था कि ट्रंक कुन अपना काम करेगा या नहीं, वह बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आह भरी और एक सरल इशारे से बोरिन की जीवन शक्ति को मिटा दिया। बोरिन को मारने के बाद उसने उसके शरीर को अपने छाया भंडारण के अंदर रख दिया। आदिम छाया ऊर्जा 1936। उसने अपनी स्थिति विंडो पर नजर डाली और देखा कि उसके पास अभी भी लगभग 2000 छाया ऊर्जा के बिंदु बचे हुए हैं, उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। वह पूरी लड़ाई के दौरान विनाश के हलबर्ट का उपयोग कर रहा था और छाया दुनिया का प्रबंधन भी कर रहा था, जो आदिम छाया ऊर्जा का भी उपभोग करती है, इसलिए ये देखकर कि उसके पास अभी भी लगभग 2000 ऊर्जा के बिंदु बचे हुए हैं, वह वास्तव में खुश था। मैं आखिरकार शक्तिशाली कौशल को निष्पादित करने के लिए आदिम छाया ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूँ, बस 1 मिनट या उससे भी कम समय में गैस खत्म हुए बिना, उसने खुद से सोचा और एक कदम आगे बढ़ाया, तुरंत जोडा द्वारा पहले बनाए गए रक्त तालाब के पास दिखाई दिया। अध्याय 1059 दुर्भाग्य और पलायन भाग 2। इवान ने रक्त के तालाब को देखा जो इस तरह से बेतहाशा हिल रहा था जैसे अंदर कोई भीषण लड़ाई चल रही हो, लेकिन उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी क्योंकि उसे यकीन था कि जोडा आसानी से जीत जाएगा। हालांकि जोडा एक के विरुद्ध 2 लड़ रहा था और लिजिडमैन भी एक मध्यम स्तरीय रैंक 4 कोर रिवॉल्वर था, वह जोडा से मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि जोडा की शक्ति रैंक 6 पिशाच से आती थी। हालांकि इवान ने लाइफ स्टील कौशल का उपयोग करके जो ब्लड लाइफ ऑर्ब बनाया था वह एंडरसन की पूरी शक्ति को निकालने में सक्षम नहीं था, फिर भी यह मध्य स्तरीय रैंक 4 के शिखर पर था और जोडा के रक्त पर उत्कृष्ट नियंत्रण के साथ वह बिना किसी समस्या के शीर्ष रैंक 4 कोर रिवॉल्वर का सामना भी कर सकता था। ओह, ऐसा लगता है कि यह खत्म हो गया है। अचानक रक्त तालाब गायब होने लगा। कुछ सेकंड बाद जोडा लिजिडमैन और जोरोविक को घसीटते हुए रक्त तालाब से बाहर आया। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, उनकी आभा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी और वे बेहोश थे। इवान ने उन दोनों को देखा और एक पल के बाद हल्की आवाज में बोला, छिपकली आदमी को मार डालो। इवान की बात सुनकर जोडा की बैंगनी आंखें चमक उठीं और अगले ही पल धमाका धमाका, छिपकली आदमी के शरीर से 2 धमाकेदार आवाजें आईं, जैसे ही उसका दिल और दिमाग फट गया, एक पल में उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। छिपकली आदमी के मर जाने के बाद इवान ने एल्फ के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा दिखाई दी। वह एलिसिया के लिए एक अच्छा बूस्टर होगा, उसने मन ही मन कहा, और एक छोटे से सुनहरे रंग के क्षेत्र ने एल्फ के शरीर को ढक लिया। जीवन चुराओ। आर्भ। बेहोश एल्फ अचानक जाग गया और दर्द में चिल्लाया। एल्फ को मुक्त होने की कोशिश करते देख जोडा की आंखें चमक उठीं और एल्फ का शरीर अकड़ गया। एल्फ ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जोडा के नियंत्रण में वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। हालांकि इवान एक पीक रैंक 2 कोर रिवॉल्वर बन गया था, लेकिन उसके लिए शुरुआती स्तर के रैंक 4 कोर रिवॉल्वर की शक्ति को खत्म करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन चूंकि जोडा ने एल्फ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसे रोकने में भी उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उसके लिए अपनी सारी शक्तियां खत्म करना मुश्किल नहीं था। हालांकि इवान एक पीक रैंक 2 कोर रिवॉल्वर बन गया था, लेकिन उसके लिए शुरुआती स्तर के रैंक 4 कोर रिवॉल्वर की शक्ति को खत्म करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन चूंकि जोडा ने एल्फ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसे रोकने में भी उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उसके लिए अपनी सारी शक्तियां खत्म करना मुश्किल नहीं था। एल्फ संघर्ष करता रहा और धीरे धीरे उसका युवा रूप बूढ़ा होने लगा, जब तक कि कुछ मिनट बाद वह धूल में बदल गया और दुनिया से गायब हो गया। एल्फ के गायब हो जाने के बाद इवान ने गहरी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। आखिरकार मैं एक और रैंक 4 छाया मरे हुए को प्राप्त कर सकता हूं, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपने सामने तैरते हुए संगमरमर के आकार के सुनहरे गोले को पकड़ लिया। नाम लाइट लाइफ ऑर्ब। रैंक शुरुआती स्तर रैंक 4। प्रकार उपभोग्य ऊर्जा प्रकार लाइट एनर्जी। ऑर्ब की जानकारी देखकर इवान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी और उसने उसे अपने शैडो स्टोरेज के अंदर फेंक दिया।
लाइट एनर्जी ऑर्ब को फेंकने के बाद उसने छिपकली आदमी के शरीर को अलग रखा और अंत में उस छोटे पत्थर के आदमी को देखा जो डर से कांप रहा था और उसे डरावनी आंखों से देख रहा था। इस आदमी को क्या हो गया है? इवान ने एक भान उठाई जब उसने देखा कि पत्थर का आदमी उसे कैसे देख रहा था और उसकी ओर चला गया। इवान को अपनी ओर आते देख पत्थर के आदमी के चेहरे पर डर और भी बढ़ गया और वह पीछे हटने लगा। मेरे पास मत आओ, वह हकलाती आवाज में चिल्लाया और काले पिंजरे के अंत तक पीछे हट गया। क्या यह आदमी बेवकूफ है या कुछ और? इवान अवाक रह गया जब उसने देखा कि पत्थर का आदमी किस तरह से व्यवहार कर रहा था और उसे लगा कि इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उसने अभी अभी उन लोगों को मार डाला जिन्होंने उसका अपहरण किया था और उसे युद्ध के बाद के प्रभावों से भी बचाया ताकि वह मर न जाए, लेकिन यह आदमी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह कोई राक्षस हो और उसे खाने के लिए यहाँ आया हो। तुम्हें पता है, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं है जिसने सचमुच तुम्हारे टूटे हुए गधे को बचाया हो, इवान ने पिंजरे के सामने रुकते ही हल्की आवाज में कहा। कृपया कृपया मुझे उस आदमी की तरह धूल में न बदलो। छोटे पत्थर के आदमी ने इवान की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने सिर को दोनों हाथों से ढांकते हुए जमीन में गाड़ दिया। मुझे धूल में न बदलो। इवान ने पत्थर के आदमी की बात सुनकर भौहें ऊपर उठाईं और जब उसे याद आया कि एल्फ के शरीर के साथ क्या हुआ था तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यह आदमी उससे इतना क्यों डरता था। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि मैंने उस एल्फ के साथ जो किया उसे फिर भी शैतानी माना जा सकता है। क्या यह आदमी पूरी तरह से कायर नहीं है? उसने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ बड़बड़ाया और अपनी भौहें रगड़ीं। मुझे इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए? उसने मन ही मन सोचा और पत्थर के आदमी को अपने चेहरे पर सोच विचार करते हुए देखा। पत्थर के कबीले ने सभी कोर इवॉल्वर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। इसका कारण इस आदमी से संबंधित होना चाहिए। अगर मैं उसे वापस लाता हूं तो मैं उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकता हूं। साथ ही मैं उनसे विल ऑफ यूटोपिया के बारे में भी पूछ सकता हूं, क्योंकि निषिद्ध भूमि में अंधाधुंध तरीके से इसकी खोज करना अच्छा विचार नहीं है। इवान ने सोचा और अपने हाथ के एक सरल इशारे से क्रैक, उसने काले पिंजरे को चकनाचूर कर दिया। कृपया मुझे मत मारो। पत्थर का आदमी इवान द्वारा पिंजरे को चकनाचूर करने पर अपने दिल की गहराई तक डर गया, तुरंत पीछे हट गया क्योंकि उसकी बड़ी गोल आंखों से पारे जैसे मोटे आंसू बह निकले। इवान कुछ कहने वाला था, लेकिन अफसोस, उसे ड्राड्स की बंद दुनिया को छोड़ने से पहले वास्तव में अपना भाग्य जांच लेना चाहिए था, क्योंकि जिस क्षण वह बोलने वाला था, गड़गड़ाहट, छाया दुनिया द्वारा बनाया गया पूरा काला गुंबद हिलने लगा और अगले ही पल धमाका, छाया जगत को एक शक्तिशाली बल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जब छाया जगत अचानक नष्ट हो गया तो इवान स्तब्ध रह गया और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि गहरे भूरे रंग के पत्थर से बना 5 मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति आसमान में तैर रहा था, जो उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। 5 मीटर लंबे पत्थर के आदमी से निकलने वाली आभा सुनामी की तरह थी और भले ही वह उसे देख रहा था, फिर भी इवान को बहुत दबाव महसूस हुआ। यह आदमी कम से कम रैंक 5 के शिखर पर है, अगर रैंक 6 नहीं है। इवान ने अपने दांत पीसते हुए और शक्तिशाली दबाव को सहन करते हुए सोचा। वह उस कमीने को बताने वाला था जो उस पर दबाव डाल रहा था कि वह नहीं था जिसने छोटे पत्थर के आदमी का अपहरण किया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने फिर से प्रतिक्रिया की और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, चाचा मुझे बचा लो, ये राक्षस मुझे धूल में बदलना चाहता है। तुम बेवकूफ हो। इवान ने छोटे पत्थर के आदमी को कोसा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि पत्थर से बना एक विशाल हाथ आसमान से उसकी ओर आ रहा है, जैसे कि उसे मांस के पेस्ट में बदलना चाहता हो। ये मादरचोद। इवान चौंक गया जब उसने देखा कि पत्थर का आदमी उसकी बात सुने बिना उसे मारना चाहता था। उसने उस विशाल पत्थर के हाथ से जो शक्ति महसूस की वह इतनी अधिक थी कि उसे यकीन था कि एबिसल श्राउड के निष्क्रिय कौशल, ड्रैगन गार्ड और उसके नए बनाए गए कवच की मदद से भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या सबसे खराब स्थिति में अगर वह इस हमले की चपेट में आ गया तो मर जाएगा। ये जानते हुए कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इवान की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी और उसने पत्थर के आदमी को देखा जो आसमान में ठंडी हवा में तैर रहा था। तुम अपनी उस पत्थर की गर्दन को पोंछ लो, मादरचोद। इवान ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और उसका शरीर चांदी की रोशनी में डूब गया। क्योंकि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक चमकदार रोशनी चमकी और इवान वहां से गायब हो गया। आपने अपनी उपाधि एल्डोरिया शहर का मालिक का इस्तेमाल किया है। आपको विश्व डोमेन के भीतर एल्डोरिया शहर में टेलीपोर्ट किया जा रहा है। इवान ने अपने सामने 2 सूचनाओं को ठंडी आंखों से देखा क्योंकि उसका शरीर शून्य स्थान से गुजर रहा था। हम निषिद्ध भूमि में शीर्ष रैंक 5 पत्थर के आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने महसूस किया कि उसके दबाव के बावजूद भी जहां अंतरिक्ष पूरी तरह से बंद था, इवान किसी तरह भागने में कामयाब रहा। जब पत्थर का आदमी सोच रहा था कि इवान कैसे भागने में कामयाब रहा, तो निषिद्ध भूमि की गहराई से एक सफेद किरण आई और उस स्थान पर गायब हो गई जहां इवान भागने के लिए अपनी उपाधि का इस्तेमाल करने से पहले खड़ा था।
शून्य स्थान के अंदर इवान अभी भी गुस्से से उबल रहा था जब अचानक एक सफेद किरण ने उसे मारा और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, वह शून्य से गायब हो गया। अध्याय 1060 विश्व डोमेन नहीं। पानी के बहने की आवाज़ गूंजी और चांदी की रोशनी की चमक के साथ इवान एक नदी के ऊपर दिखाई दिया। चूंकि वह अभी टेलीपोर्ट किया गया था, इसलिए वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाया और पानी में गिर गया। छप, भाड़ में जाओ। इवान तब स्तब्ध रह गया जब वह अचानक पानी में डूब गया और उसने खुद को हल्के से ऊपर की ओर धकेला। बूम! जिस क्षण इवान ने खुद को ऊपर की ओर धकेला, एक धमाकेदार आवाज़ गूंजी और वह रॉकेट की तरह आसमान की ओर उछला। नदी का पानी ऐसे फटा जैसे किसी ने उसके अंदर बम विस्फोट कर दिया हो और दसियों किलोमीटर का इलाका ऐसे हिल गया जैसे भूकंप आने वाला हो। जब इवान ने देखा कि क्या हुआ तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर एक अवाक भाव आ गया। उसने आसमान से नीचे देखा और उसका मुंह खुला रह गया जब उसने देखा कि नदी को छोड़ने के लिए उसने जो हल्का बल लगाया था, उसके कारण 10 किलोमीटर के इलाके का पानी नदी से गायब हो गया था और धीरे धीरे ठीक हो रहा था। क्या बकवास चल रहा है? इवान नदी के बीच में खाली जगह देखकर चौंक गया और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने नदी के बीच में खाली जगह को देखा, उसके दिमाग में अचानक एक संभावना आई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये विश्व डोमेन की सीमाओं के कारण हो सकता है? विश्व डोमेन में कोई भी व्यक्ति जिस उच्चतम रैंक तक पहुंच सकता है, वह रैंक 1 का शिखर है, लेकिन मैं पहले ही रैंक 2 के शिखर पर पहुंच चुका हूं, जो इस दुनिया के दायरे से परे है। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, नदी को देखते हुए जो आखिरकार अपनी मूल स्थिति में आ गई थी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं विश्व डोमेन में रहते हुए दुनिया को नष्ट करने वाला बॉस हूं? इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ सोचा और तुरंत अपनी शक्ति को नियंत्रित किया क्योंकि वह विश्व डोमेन को कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जिसकी बात कर रहा हूं, मैं कहाँ हूं? मुझे एल्डोरिया सिटी में टेलीपोर्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं उसके आसपास कहीं हूं। इवान ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक हरे भरे जंगल के ऊपर मंडरा रहा था। हालांकि जंगल ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था, लेकिन डार्क फॉरेस्ट या दक्षिणी क्षेत्र में उसने जो वन क्षेत्र देखा था, उसकी तुलना में ये जंगल कुछ भी नहीं था। उसने अपनी हॉक आई स्किल का इस्तेमाल किया और जल्द ही उसकी दृष्टि का विस्तार हुआ और वह देख पाया कि जंगल के अंत में क्या था। क्या बकवास! जंगल के अंत में क्या था, ये देखकर इवान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा था। क्या मैं वाकई वर्ल्ड डोमेन में हूं? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया और एक बार फिर अपने चारों ओर देखा। NOWELL-BE-IN.C-OM। अपने चारों ओर देखने के बाद इवान को अचानक एक महत्वपूर्ण चीज नजर आई और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। मुझे टॉवर ऑफ असेंशन कहीं नहीं दिख रहा है। विश्व डोमेन बहुत बड़ा था। हालांकि यह यूटोपिया जितना बड़ा नहीं था, फिर भी यह अरोरा वर्ल्ड की तुलना में बहुत बड़ा था, जहां इवान का पुनर्जन्म हुआ था। लेकिन भले ही विश्व डोमेन बहुत बड़ा था, लेकिन यह एक तथ्य था कि लोग विश्व डोमेन के भीतर कहीं से भी टॉवर ऑफ असेंशन को देख सकते थे। टॉवर ऑफ असेंशन विश्व डोमेन के केंद्र में स्थित था और इसे विश्व डोमेन के अंदर कहीं से भी देखा जा सकता था। लेकिन चारों ओर देखने पर इवान को एहसास हुआ कि वह टॉवर ऑफ असेंशन को कहीं भी नहीं देख सकता। इसके अलावा उसने ये भी पाया कि उसके आसपास विश्वसार का कोई निशान नहीं था। विश्वसार के बजाय वातावरण मन से भरा हुआ था। हालांकि विश्व डोमेन के वातावरण में भी मन था, लेकिन उसमें विश्वसार भी मिला हुआ था। लेकिन अपने वर्तमान परिवेश में इवान विश्वसार का एक औंस भी महसूस नहीं कर सका, ठीक वैसे ही जैसे अरोरा वर्ल्ड में जो विश्वसार से रहित था। अगर यह विश्व डोमेन नहीं है तो क्या ये हो सकता है? इवान ने एक बार फिर अपने हॉक आई कौशल का उपयोग करते हुए जंगल के अंत की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी भ्रूभंगिता दिखाई दी और उसने गलती से अपनी कुछ आभा छोड़ दी। गड़गड़ाहट। जिस क्षण इवान ने अपनी कुछ आभा छोड़ी, पूरी दुनिया कांपने लगी। आकाश में बादल तुरंत वाष्पित हो गए, जमीन पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी और जंगल के भीतर सैकड़ों पेड़ गिर गए। अपने द्वारा गलती से किए गए नुकसान को देखते हुए इवान ने तुरंत अपनी आभा को नियंत्रित किया और एक गहरी सांस ली। मुझे शांत रहने की जरूरत है, उसने खुद से कहा और उस सफेद रोशनी के बारे में सोचा जो अचानक उस पर पड़ी जब वह शून्य में था। जब वह सफेद रोशनी से मारा गया, तब भी इवान उस स्टोन मैन के बारे में सोच रहा था जिसने उस पर हमला किया था और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उस समय उसने सोचा कि सफेद रोशनी उसके टेलीपोर्टेशन के कारण हुई थी, लेकिन अब उसे लगा कि उस सफेद रोशनी की वजह से उसका टेलीपोर्टेशन स्थान बदल गया है। क्या उस स्टोन मैन ने मेरे टेलीपोर्टेशन को बाधित करने के लिए कुछ किया था? इवान ने जोर से सोचा और पाया कि यह संभव है क्योंकि रैंक 5 कोर इवॉल्वर्स अपने हमलों का उपयोग करके आसानी से अंतरिक्ष को परेशान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। अगर मैं वास्तव में उस कमीने की वजह से गलत स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया था, तो मैं वास्तव में गड़बड़ हूं, उसने अपनी भौहों को रगड़ते हुए कहा। ड्रग्स की बंद दुनिया को छोड़ने के बाद से उसके साथ होने वाली सभी बुरी चीजों के कारण सिरदर्द महसूस कर रहा था।
इवान ने जंगल के अंत में शहर को देखा और एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। देखता हूं कि मेरा अनुमान सही है या नहीं, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया और एक पल में ही उसकी आध्यात्मिक संवेदनाएं हजारों किलोमीटर तक फैल गईं। उसकी आध्यात्मिक संवेदनाएं एक पल में शहर तक पहुंच गईं, लेकिन वह वहां नहीं रुका और कुछ ही सेकंड में इवान की आध्यात्मिक संवेदनाओं ने पूरी दुनिया को कवर कर लिया, क्योंकि यह यूटोपिया या वर्ल्ड डोमेन की तुलना में बहुत छोटी दुनिया थी। एक बार जब इवान की आध्यात्मिक संवेदनाएं पूरी तरह से फैल गईं, तो उसका शरीर एक पल के लिए कांप उठा और उसकी सांसें तेज होने लगीं। जरूर, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये निश्चित रूप से पृथ्वी है और मैं अमेज़न जंगल के बीच में हूँ। उसने दूर के शहर को देखा जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आई। लेकिन अगर यह जगह वाकई पृथ्वी है तो फिर वहां के वातावरण में मन क्यों है और ग्रह के ज्यादातर हिस्से पर राक्षसों का कब्जा क्यों है?